बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज हार्मोन के रिलेटेड एक बहुत अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म दरअसल हार्मोन को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म। अब देखिए, इस बात को कौन यकीनी बनाता है बॉडी में कि कौन सा हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा और कब उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। यकीनन इसका कोई मैकेनिज्म होगा और उसी मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की बेस क्या है? सामने आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख सकते हैं कि फर्ज करें जी एक प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोसेस, इसको समझ लें आप, हम जनरल बात कर रहे हैं, और इस प्रोसेस के ये स्टेप्स हैं ये, और फिर जाकर ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? एक्चुअली जो फाइनल प्रोडक्ट है यही इसी अपने ही प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। कि जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस का प्रोडक्ट इसे कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सपोज करें कि इस फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई हो गई, ये जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया है, तो ये प्रोडक्ट इसी सारे प्रोसेस के किसी स्टेप को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। दूसरी इसकी अपोजिट कंडीशन देखें कि सपोज करें कि ये फाइनल प्रोडक्ट थोड़ा बन रहा है, लो कंसंट्रेशन, जो ये एरो मैंने नीचे की तरफ शो किया ये वाला, इसका मतलब है लो कंसंट्रेशन। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो है तो यही लो कंसंट्रेशन इस प्रोसेस के लिए स्टिमुलेटरी फैक्टर बन जाता है, प्रोसेस और स्पीड अप हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन प्रोसेस को कंट्रोल करे, तो इस मैकेनिज्म को आप क्या कहेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसकी दो अहम बातें आपने याद रखनी है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई है तो प्रोसेस रुक जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो है तो प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। अभी जब हम इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे तो ये बात आपको और क्लियर हो जाती है। उसके बाद जी देखें, हम इसको अब हार्मोन पे अप्लाई करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को। तो अगर हार्मोन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने हैं हार्मोन को, तो उनको कंट्रोल करने के दो अपोजिंग सिस्टम रखने होते हैं बॉडी के अंदर, दो अपोजिंग सिस्टम होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? एक सिस्टम तो होता है एक्सेलरेटर्स, कि इसमें प्रोसेस को, हार्मोन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, इसको एक्सेलरेटर प्रोसेस कहा जाता है। और इसमें दूसरा है इनहिबिटर, रोकने वाला। देखिए बेटे, एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर भी कोई ना कोई डिजीज है, अगर वो जरूरत से कम प्रोड्यूस होगा तो फिर भी अब नॉर्मेलिटी है। इसका मतलब बड़ा जबरदस्त किस्म का चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि कब किसी हार्मोन की प्रोडक्शन को स्पीड अप करना है और कब उस हार्मोन की प्रोडक्शन को लोअर डाउन करना है। तो ये दो अपोजिंग सिस्टम इसमें काम कर रहे हैं। एक है एक्सेलरेटर जो हार्मोन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और एक है इनहिबिटर जो कि हार्मोन प्रोडक्शन को रोक देते हैं। इसको अब हम देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, और इसकी हम जो एग्जांपल लेंगे वो है इंटरेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ताकि हमें फीडबैक मैकेनिज्म समझ में आए कि फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या।
ये एग्जाम्पल जी हमने पहले भी पढ़ी है, दोबारा देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये हम देखते हैं कि ये कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कैसे। ओके, पहला शब्द देखें। पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्टिवेट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होकर जो भी इसके फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है, हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, ग्रोथ भी करवाता है ये। लेकिन अब इंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे पता चलेगा कि उसे कब तक ये TSH प्रोड्यूस करते रहना है? क्योंकि जब तक TSH प्रोड्यूस होता रहेगा तब तक थायराइड ग्लैंड एक्टिवेटेड रहेगा, थायरॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता रहेगा। अब कंट्रोल कैसे, इसको मैसेज कैसे देना कि जी बस अब मजीद TSH नहीं चाहिए, मजीद थायरॉक्सिन नहीं चाहिए। यकीनन ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी फैसला करेगी। जो ही ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये इनहिबिटरी फैक्टर बन जाता है। किसके लिए? एंटीरियर लोब के लिए। एंटीरियर लोब इनहिबिट हो जाती है। नो मोर TSH, नो मोर स्टिमुलस टू थायराइड ग्लैंड एंड नो मोर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन बनने का एक प्रोसेस था, थायरॉक्सिन फाइनल प्रोडक्ट था। फाइनल प्रोडक्ट ने ही अपने ही प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया है। इसकी अपोजिट साइड पे चलते हैं। ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल लो है। यही थायरॉक्सिन जो है ये स्टिमुलेटरी फैक्टर बन जाएगा किसके लिए? एंटीरियर लोब के लिए। नतीजा, मोर TSH, मोर स्टिमुलस टू थायराइड ग्लैंड एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फैसला कर रही है। थायरॉक्सिन हार्मोन की ब्लड के अंदर मिकदार फैसला कर रही है कि एंटीरियर लोब फर्दर एक्टिवेटेड रहेगा या फिर इनहिबिटेड रहेगा, उसकी एक्टिविटी रुकी हुई रहेगी। एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फर्ज करें कि आपको कोल्ड और स्ट्रेस कंडीशन का सामना है, सर्दी और किसी स्ट्रेस कंडीशन का वो खौफ हो सकता है या कोई और कंडीशन हो सकती है। तो ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, कोल्ड और स्ट्रेस, इनकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस में से प्रोड्यूस होता है रिलीजिंग हार्मोन, याद होगा जिसको हमने TRF पढ़ा था, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। TRF एक्टिवेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहां से प्रोड्यूस होगा TSH हार्मोन, TSH एक्टिवेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, सर्दी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। देखें, स्टिमुलस क्या थी कि सर्दी थी, बॉडी में से हीट लॉस हो रहा था, बॉडी में हीट की कमी थी। अब थायरॉक्सिन ने रिस्पॉन्स क्या दिया कि हीट जनरेशन में इजाफा कर दिया, इट मीन के मामला हल हो गया। अब जो ही बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मलाइज होता है तो फिर अब थायरॉक्सिन हीट लेवल, जो ही बॉडी में हीट लेवल इंक्रीज होता है तो फिर ये सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो ये है जनाब मुख्तलिफ मेथड्स।
अच्छा, अभी यहाँ पे एक और बढ़िया है बात आपको बता दूं, ये जो थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन है ना, अगर ये बहुत हाई हो जाए, या तो फिर ये एंटीरियर लोब को भी इनहिबिट कर सकता है, या फिर हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट कर सकता है। अगर तो हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का बहुत ज़्यादा लेवल हो जाए, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये इंटीरियर लोब को इनहिबिट करें, तो इसको कहते हैं शॉर्ट लूप मैकेनिज्म। शॉर्ट लूप मैकेनिज्म। और अगर थायरॉक्सिन की हाई कंसंट्रेशन हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर दे, हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर दे, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग लूप मैकेनिज्म। अब आपके ख्याल में ज्यादा इफेक्टिव इनहिबिशन कौन सी है? मेरे ख्याल में जो लॉन्ग लूप मैकेनिज्म है, ये ज्यादा जबरदस्त इनहिबिशन है, इसलिए कि इसमें जब हाइपोथैलेमस इनएक्टिव हो जाएगा लॉन्ग लूप मैकेनिज्म में, तो इसका मतलब है टीआरएफ ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। टीआरएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब ही एक्टिव नहीं हो रही, टीएसएच रिलीज नहीं हो रहा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस नहीं मिली, थायरॉक्सिन बनना बंद हो गया, तो ये ज्यादा जबरदस्त किस्म की ब्रेक लगी है। शॉर्ट लूप का नुकसान क्या होता है कि इसमें फौरी तौर पर रुक जाते हैं। कि देखो, शॉर्ट लूप में क्या होता है कि एंटीरियर लोब इनएक्टिव होगी, अब उससे क्या होगा, टीएसएच बनना वक्ती तौर पे बंद हो जाएगा, लेकिन फर्ज करें कि हाइपोथैलेमस फिर टीआरएफ भेज दे, तो एंटीरियर लोब फिर एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए फौरी तौर पे थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को रोकना हो, फिर तो ये शॉर्ट लूप मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको इनहिबिट करना है, तो फिर लॉन्ग लूप मैकेनिज्म ज़्यादा बेहतर होता है। ये तो वो एग्जाम्पल थी बेटा जो आपकी बुक में थी। मैं अब इस बात को पूरे कंटेंट को, आपको पूरे इस लेक्चर को फिर समझाने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा, जिन्हें देखते नहीं। आपको याद हो जी, हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन रिलीज होता है, कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर। कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर ये एक्टिवेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। ये जाकर एक्टिवेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड में से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जी, स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे। स्टीरॉयड नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, ज़रूरत नहीं है। क्या करें? अब ये स्टीरॉयड की अगर तो कंसंट्रेशन है बहुत हाई, तो डेफिनेटली दो ऑप्शंस हैं, या तो ये जाके डायरेक्ट इनएक्टिव कर देगा एंटीरियर लोब को, इसको इनएक्टिव कर देगा, यह शॉर्ट लूप मैकेनिज्म, या फिर ये स्टीरॉयड की हाई कंसंट्रेशन इनएक्टिव कर देगी हाइपोथैलेमस को, दैट इज लॉन्ग लूप मैकेनिज्म। अब देखिए, जब हाइपोथैलेमस या एंटीरियर लोब इनएक्टिव हो जाएंगे, नो मोर ACTH, ACTH ही प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ACTH हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इट मीन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलस नहीं मिल रही, और जब एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलस नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली वहां से मजीद स्टीरॉयड हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। इसको एक और एंगल से देख लेते हैं, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। हमने पढ़ा था जी, एंटीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होता है LH या ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होता है। ये जाकर स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस।
इनमें से रिलीज होना शुरू हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो गई, तो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये इनएक्टिव कर देगा एंटीरियर लोब को, और एंटीरियर लोब जो है ये इनएक्टिव हो जाएगी। इट मीन नो मोर ICSH, नो मोर स्टिमुलस टू इंटरस्टिशियल सेल्स। नतीजा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मजीद बनना बंद हो जाएंगे, और इस तरह से कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगी। ये है जी फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ से आप कोई भी एग्जांपल्स देख लें, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि किसी भी हार्मोन को प्रोड्यूस करने का जो पूरा प्रोसेस है वो उसी हार्मोन की कंसंट्रेशन की वजह से कंट्रोल होता है। अगर उसी हार्मोन की लो कंसंट्रेशन है तो प्रोसेस चलता रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा, और अगर वही हार्मोन बहुत हाई कंसंट्रेशन में पैदा हो जाए तो यही सारा प्रोसेस जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। और जो मैंने ये सारा आपको एंटीरियर लोब और थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया ना, तो ये आपकी बुक में ये इस पैराग्राफ की शक्ल में भी एक्सप्लेन किया गया पॉइंट्स में, जो मैंने आपको भी समझाया है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर बेटा आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।